नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। वैसे तो कोरोना वायरस के बारे में आप हर रोज बहुत सारी खबरें सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनसे आपका जीवन शायद कुछ लंबा भी हो जाएगा और कुछ बेहतर भी होगा। इस वायरस की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से स्थिति अब यह हो गई है कि दिल्ली के शमशान घाटों में चिताएं रातों में भी जलानी पड़ रही हैं और अस्पतालों के बाहर वेटिंग लिस्ट में सिर्फ वही जिंदा लोग नहीं खड़े जिन्हें कोरोना के इलाज की जरूरत है, बल्कि मरने के बाद मोक्ष पाने के लिए भी अब लंबी वेटिंग लिस्ट है। ये सब देखकर मन में एक ही सवाल बार बार आता है कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? आज हम आपको इस सवाल का जवाब भी देंगे और यह भी बताएंगे कि आपकी ईमानदारी पूरे देश को लॉकडाउन में जाने से कैसे बचा सकती है। कोरोना काल में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातों को किताबों से बाहर निकालकर जीवन में अपनाने की जरूरत है और अब आपको अपने स्वास्थ्य को ही अपना नया पासपोर्ट मानकर चलना होगा। आप ये सब कैसे कर सकते हैं, आज का विश्लेषण देखकर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और आपसे हम ये भी कहना चाहते हैं कि बस अब कुछ महीनों की बात है, अगले साल के शुरुआत में ही वैक्सीन आ जाएगी। अगर आपने अगले कुछ महीनों तक अपने ऊपर अनुशासन रख लिया तो आप आगे चलकर लंबी जिंदगी जी पाएंगे। और क्या आज मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि आपके मोबाइल फोन का, आपके ईमेल का और आपके लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? वैसे अगर आप नहीं भी बताएंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों के पासवर्ड तो हम बिना पूछे ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय दुनिया में 25 लाख से भी ज्यादा लोगों का पासवर्ड है 123456। इस पासवर्ड को क्रैक करने में 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन यह अकेला कमजोर पासवर्ड नहीं है। ऐसे सैकड़ों पासवर्ड हैं जो आपको कभी भी हैकर्स का शिकार बना सकते हैं, जहां हैकर्स को आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि आपका पासवर्ड क्या है। आज हम आपको इन तमाम कमजोर पासवर्ड्स की लिस्ट दिखाएंगे जो आपको भी कमजोर बनाते हैं। आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए और डीएनए देखने के बाद आज रात तुरंत अपना पासवर्ड जरूर बदल लीजिए। और फिर आज रात 10 बजे हम आपको बताएंगे कि आपका मोबाइल फोन कुछ वर्षों तक ठीक ठाक चलने के बाद अचानक से स्लो क्यों हो जाता है। आपने ये नोट किया होगा, मोबाइल फोन्स को जानबूझकर स्लो करने के आरोप साबित होने के बाद आईफोन बनाने वाली मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अमेरिका के राज्य एरिजोना में 837 करोड़ रुपए का जुर्माना भरा है। कुल मिलाकर एप्पल कंपनी अब तक 4500 करोड़ रुपए का जुर्माना भर चुकी है। इस खबर को आधार बनाकर आज हम आपको बताएंगे कि एप्पल, गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर क्यों अपने उपभोक्ताओं को धोखे में रखने के आरोप लग रहे हैं और क्यों 400 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू वाली ये कंपनियां अब पूरी दुनिया में सवालों के घेरे में हैं बेईमानी को लेकर। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 5640 नए केस आए हैं। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,68,695 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 155 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुल मौतों की संख्या 46,511 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 16,42,916 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली और मुंबई के बीच विमान और रेल सेवा पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। वहीं गुजरात में अहमदाबाद के बाद राजकोट, वडोदरा और सूरत में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। इन शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना से जुड़े दिल्ली एपिडेमिक डिसीजेज रेगुलेशंस 2020 में बदलाव किया है। इसके तहत क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने, मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा खाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नियम तोड़ने वालों पर 500 रुपए तक फाइन किया जा रहा है और साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे साथ सोते साथ उठते, आप ये क्यों कह रहे हो? आपने मास्क नहीं लगाया है? हम अंदर गाड़ी में अंदर थे, सिंगल में मास्क कहां से लगाए? दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,10,630 हो गई है, जबकि संक्रमण से अब तक 8,041 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,546 नए केस आए हैं, जबकि 98 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा है, जबकि पूरे देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 8% से भी कम है। कल से दिल्ली सरकार ने जो 500 रुपए का चालान था मास्क के ऊपर, उसको 2000 का कर दिया है और
जब भी पब्लिक स्पेस में आप जाएं, पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, अदरवाइज आपका चालान हो सकता है 2000 रुपये का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई। इसी सिलसिले में आज उन्होंने मार्केट एसोसिएशन से जुड़े लोगों से बात भी की। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सर्वे कराने का फैसला भी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के किसी भी शहर में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात 10 से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। पहली कक्षा से 8वीं तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। मुंह पर फेस मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बना के रखें, बाजार में भी भीड़ ना होने दें, दुकानदार भी इसका ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, सावधानी में ही सुरक्षा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर नियमों के पालन के लिए सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही 22 नवंबर को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी, जिसमें सामाजिक समारोह में अधिकतम लोगों की सीमा तय करने पर फैसला लिया जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की दवा कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू हो गया है। ट्रायल का पहला टीका हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को रोहतक में लगाया गया। अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर पहला टीका लगवाने का ऐलान किया था। मैंने अपने आप को इसके लिए ऑफर किया है कि आप सबसे पहले परीक्षण मेरे ऊपर करिए, ताकि लोग निर्भीक होकर बिना किसी डर के इसके लिए लोग आगे आ सकें और अपना परीक्षण करवाएं। अगले साल की शुरुआत में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा एनकाउंटर को पाकिस्तान की साजिश बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों के साथ बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि ये आतंकी देश के अंदर तबाही फैलाने आए थे और सेना ने उनके इरादे नाकाम कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की बहादुरी और सतर्कता की वजह से ही आतंकी साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक प्रणाली को निशाना बनाने वाली एक नापाक साजिश को हराया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, विदेश सचिव और खुफिया एजेंसियों के अफसरों के साथ नगरोटा एनकाउंटर पर समीक्षा बैठक की। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि आतंकवादी 26/11 की वर्षगांठ पर एक आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। सुरक्षा बलों ने नगरोटा में एक ट्रक में छिपकर जा रहे 4 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं जांच में ट्रक पर लगी नंबर प्लेट को फर्जी पाया गया था। ट्रक के मालिक की तलाश जारी है और ट्रक के मूवमेंट से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। 16 नवंबर को दिल्ली से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकवादियों की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई। दोनों आतंकियों की 3 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही थी। दोनों आतंकी लतीफ और अशरफ को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के फोन से मिली जानकारी काफी अहम है और इसकी जांच अभी चल रही है। इसके अलावा पुलिस इनके तीसरे साथी की तलाश भी कर रही है। ये दोनों आतंकी दिल्ली में बड़ी वारदात करके नेपाल के रास्ते पीओके जाने की फिराक में थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। आतंकवादी संगठन अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी की मौत हो गई है। अरब न्यूज के मुताबिक 69 साल का आतंकवादी अल जवाहिरी की मौत अफगानिस्तान में हुई। दावा किया जा रहा है कि अल जवाहिरी अस्थमा का मरीज था और आखिरी वक्त में उसे इलाज नहीं मिला। अल जवाहिरी को आखिरी बार इसी साल 9/11 की बरसी पर देखा गया था। वर्ष 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से अलकायदा अल जवाहिरी की निगरानी में ही चल रहा था। अल जवाहिरी की मौत की खबर ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अफगानिस्तान के दौरे पर हैं। टीआरपी घोटाले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी ने मुंबई पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका होने के बाद ईडी को जानकारी दी थी। टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
हंसा एजेंसी ने टीआरपी घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस से शिकायत की थी। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि उसके कुछ पुराने कर्मचारी कंपनी का डेटा चुराकर कुछ चैनलों के लिए टीआरपी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। चुराए गए डेटा के जरिए जिन घरों में टीआरपी मीटर लगा है उनको पैसों का लालच देकर चैनल देखने के लिए कहा जा रहा है, जिससे उस चैनल की टीआरपी बढ़ सके। ऐसी ही शिकायत अक्टूबर महीने में लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन यूपी पुलिस ने मामला दर्ज करते ही जांच सीबीआई को सौंप दी थी। बिहार, दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में छठ मनाई जा रही है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आस्था के महापर्व का समापन हो जाएगा। कोरोना काल में ये पहली छठ पूजा मनाई जा रही है। कोरोना के बावजूद बिहार की राजधानी पटना में छठ घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। छठ महापर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। साथ ही छठी मैया से लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि देने की प्रार्थना की। सूर्य वंदना या छठ पूजा पर्यावरण संरक्षण, रोग निवारण व अनुशासन का पर्व है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाना चाहिए। और आपने देखा होगा हमारे देश में भी हम जिन संस्कारों को मानते हैं हिंदू धर्म में, उसमें भी ये कहा जाता है कि अंतिम संस्कार रात में ना किया जाए तो बेहतर है। वैसे तो ये सिर्फ एक मान्यता की बात है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि अब यहां रात में भी चिताएं जल रही हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अब एक लंबी वेटिंग लिस्ट है। हम माफी चाहते हैं कि आज शुरुआत में ही हम आपको इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी है। दिल्ली में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को अब कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है और इसका नतीजा ये है कि अब शमशान घाटों पर रातों में भी चिताएं जल रही हैं। इस समय आपको ये तस्वीरें दिखाना तो हम नहीं चाहते थे, लेकिन अब जब तक ये कड़वा सच आप देखते नहीं हैं, आपको इस मामले की गंभीरता समझ में नहीं आती। इसलिए मजबूरी में हमें आपको आज ये तस्वीरें शुरुआत में दिखानी पड़ रही हैं, ताकि पूरे देश के जो लोग हैं कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो समझ जाएं। हमने बहुत पहले ही इस बात का अंदेशा जताया था आप सबके साथ और आपसे कई बार कहा था कि अगर आप लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो भारत की हालत भी यूरोप के उन देशों की तरह हो सकती है जहां कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों में शव रखने तक की जगह नहीं बची थी। ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि हमारे देश की सरकारें, हमारा प्रशासन, सिस्टम और आम लोग अपने कर्तव्यों और कोरोना के खतरों के प्रति ईमानदार नहीं रहे। ईमानदारी न बरतने का नतीजा ये हुआ कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन के लौट आने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। हम आज ये तो नहीं कह रहे कि लॉकडाउन हो ही जाएगा, लेकिन अब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि लॉकडाउन मजबूरी में लगाना पड़ेगा। तमाम दावों के बावजूद कोरोना वायरस की वैक्सीन अब भी कुछ महीनों दूर है और इससे बचने का फिलहाल एक ही उपाय है और वो उपाय है ईमानदारी। लेकिन जब समाज में एक व्यक्ति भी ईमानदारी बरतना भूल जाता है, एक व्यक्ति भी अगर बेईमानी कर देता है, तो इसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ता है। और इस बात को आप दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एक उदाहरण के जरिए समझिए। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में कोरोना से संक्रमित हो गया और जब उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई तो उसने बताया कि उसने इस रेस्टोरेंट से सिर्फ एक पिज्जा खरीदा था, यानी वो यहां एक पिज्जा खरीदने के लिए गया था। लेकिन इस बीच इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कई कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। इसके बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया क्योंकि वहां के प्रशासन और सरकार को लगा कि जिस व्यक्ति ने सिर्फ कुछ मिनट इस रेस्टोरेंट में बिताने के बाद इतने सारे लोगों को संक्रमित कर दिया, उसके शरीर में जरूर कोरोना वायरस का कोई ऐसा स्ट्रेन मौजूद है जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, घातक है। और इस नतीजे पर पहुंचने के बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बहुत सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। दुकानें और दफ्तर बंद कर दिए गए और यहां तक कि लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई। इसे कहा गया कि यह पूरी दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन है जहां पर परिवार में से भी सिर्फ एक व्यक्ति ही बाहर निकल सकता था। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इस संक्रमित व्यक्ति ने झूठ बोला था। इस व्यक्ति ने रेस्टोरेंट में वहां से पिज्जा नहीं खरीदा था, बल्कि ये व्यक्ति वहां काम करता था। यानी इसने ये बताया कि
ये उस रेस्टोरेंट में गया था पिज्जा खरीदने के लिए, लेकिन बाद में सच ये पता चला कि ये खरीदने नहीं गया था, ये कस्टमर नहीं था, बल्कि ये खुद वहां काम करता था और इस व्यक्ति ने लगातार वहां अलग अलग शिफ्ट्स में काम किया था। इसके बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में लगाए गए 6 दिन के इस सख्त लॉकडाउन को शनिवार आधी रात के बाद हटाने की घोषणा की गई और कहा गया कि अब दुकानें और दफ्तर भी खोले जा सकते हैं। ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 18 लाख लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने झूठ बोला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कानूनों में फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति ने बेईमानी की, और बेईमानी ऐसे की कि जब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए इससे बात की गई तो इसने झूठ बोल दिया, और उस एक झूठ के सहारे सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया जिसका असर 18 लाख लोगों पर पड़ा। और बाद में जब इस व्यक्ति ने सच बताया तो सरकार की ईमानदारी भी देखिए, सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और सरकार ने तुरंत उस आदेश को, लॉकडाउन के आदेश को वापस ले लिया। ये कितनी बड़ी बात है। आपको हमने ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि आज आप ये समझ सकें कि इस कोरोना काल में आपकी ईमानदारी ही सबसे कारगर हथियार है, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी जो बातें अब तक सिर्फ किताबों में बंद हैं, उन्हें पुस्तकों से बाहर निकालकर अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। आपने स्कूल में, कॉलेजों में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये लगता होगा कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, किताबी बातें हैं, और आप इसे भूल गए होंगे। अपने जीवन में आपने कभी इसे लागू नहीं किया होगा, लेकिन अब समय आ गया है, अब आपको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। और भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत में संक्रमण के नए मामलों की संख्या भले ही अब कम हो रही है, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। त्योहारों के समय जिस तरह की भीड़ हमारे देश के अलग अलग शहरों में दिखाई दी, उससे इस बात की आशंका पैदा हो गई है कि भारत में कोरोना का टाइम बॉम्ब एक बार फिर से फट सकता है। आज बिहार में छठ पर्व के दौरान घाटों पर जो भीड़ दिखाई दी, उसे देखकर आप डर जाएंगे, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कोरोना वायरस को लेकर अब भी हमारे देश में लोगों की सोच क्या है। आप जरा ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। आज की तस्वीरें हैं छठ की। अब आप ये देखिए ध्यान से, इनमें से कितने लोगों के चेहरे पर आपको मास्क दिखाई दे रहे हैं और कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस तस्वीर में हमारी आपको चुनौती ये है कि मास्क को ढूंढिए। आप इस तस्वीर में ढूंढने से भी आपको मास्क नहीं मिलेगा, और ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस पटना तक पहुंचा ही नहीं है। बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं, इसलिए अब आप सोचिए, ये सारे लोग अभी छुट्टियों में छठ की पूजा करने के लिए अपने अपने गांव बिहार में गए हुए हैं। और जब ये सारे लोग जो इस समय आपको यहाँ दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी दिख रहे हैं, जब ये लोग वापस इन बड़े शहरों में अपनी नौकरी पर लौटेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी। और कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, ये पहले से भी कई गुना ज्यादा तेजी से फैलेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। माताओं के साथ अब आपको हम कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट्स बता देते हैं। महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच हवाई सेवा और रेल सेवा पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र सरकार ऐसा फैसला ले सकती है, क्योंकि जो लोग दिल्ली से अब मुंबई जाएंगे वो अपने साथ कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लेकर जा सकते हैं, ये आशंका है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि इस दौरान दवाइयां और दूध बेचने वाली दुकानों सहित सभी जरूरी सुविधाएं पहले की तरह काम करती रहेंगी, और अहमदाबाद के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आने और जाने वाले यात्रियों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी। यानी ऐसे यात्री अपना टिकट दिखाकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जा सकेंगे। गुजरात के राजकोट, वडोदरा और सूरत में शनिवार से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 24 नवंबर की रात 12 बजे से 26 नवंबर की रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। कुल मिलाकर अब हालत यह है कि जब भारत में संक्रमण के मामले बहुत कम थे तो लोगों में डर बहुत ज्यादा था। आप इसको इस तरह समझिए, जब कुछ सैकड़ों मामले ही हमारे देश में थे तब डर कितना ज्यादा था, और अब जब संक्रमण के लाखों मामले हो चुके हैं तो डर बिल्कुल समाप्त हो गया है।
और कहते हैं कि दुनिया में डर से बड़ा कोई कारोबार नहीं, और इसी डर का फायदा दुनिया की उन 3 कंपनियों को पहुंच रहा है जिन प्राइवेट बड़ी कंपनियों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। इस समय दुनिया में जिन 3 वैक्सीन के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसमें पहली है अमेरिका की फाइजर कंपनी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका की ही मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन है, और तीसरे नंबर पर रशिया द्वारा बनाई जा रही स्पुतनिक वैक्सीन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों वैक्सीन कितने प्रतिशत कारगर हैं, इसे लेकर पिछले कुछ दिनों में अलग अलग दावे किए गए हैं। सबसे ताजा दावा है फाइजर का, जिसने कहा है कि उसकी वैक्सीन 95% तक कारगर है। लेकिन इसी कंपनी ने पिछले हफ्ते अपनी वैक्सीन के 90% तक असरदार होने का दावा किया था। इसके बाद मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के 94.5% असरदार होने का दावा किया, और अब मॉडर्ना ने कहा है कि उसकी वैक्सीन भी 90 नहीं 95% तक सफल है। इसी बीच रशिया की तरफ से दावा किया गया कि स्पुतनिक वी 92% तक असरदार है। यानी अब ये सारी वैक्सीन जो हैं, वैक्सीन के 90%, 92%, 94.5% और 95% तक सफल होने के ये आंकड़े एक बार को देखने में ऐसे लगते हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कट ऑफ लिस्ट के आंकड़े हों, कट ऑफ परसेंटेज हो। पिछले हफ्ते जब फाइजर ने अपनी वैक्सीन के 90% तक सफल होने का दावा किया था, तब इस कंपनी के शेयर्स में 19% का उछाल आ गया था, और कंपनी के शेयर पिछले 1 वर्ष में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन जब इसके बाद मॉडर्ना कंपनी ने 94% सफलता का दावा किया, तो फाइजर के शेयरों के दाम 4.5% तक गिर भी गए। इसकी वजह यह थी कि फाइजर द्वारा बनाई गई वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करके रखने की जरूरत होगी, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन को सामान्य रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकता है। इस वजह से मॉडर्ना के शेयर के दाम 1.6% तक बढ़ गए। लेकिन आज फाइजर की वैक्सीन के 95% तक सफल होने के दावे के बाद इस कंपनी के शेयरों के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। स्थिति यह है कि दुनिया भर में फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करके रखने के लिए जरूरी रेफ्रिजरेटर्स का प्रोडक्शन तेज हो गया है। इन वैक्सीन को जिन विशेष प्रकार की शीशियों में स्टोर किया जाएगा, उनका उत्पादन भी अब बहुत तेज कर दिया गया है। बाकी के लॉजिस्टिक्स पर भी काम शुरू हो गया है। जिन बक्सों में इन वैक्सीन को रखा जाएगा, उनकी जीपीएस ट्रैकिंग कैसे होगी, इसका प्लान भी तैयार हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों ने इन वैक्सीन के लिए ऑर्डर देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये वैक्सीन कब और किस तारीख को बाजार में आएंगी, किसी को पता नहीं। लेकिन बाजार में तो ये जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन सिर्फ ऐलान करने से ही इन कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए अभी से ही कमा लिए हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, ये वैक्सीन के नाम पर पैसे का खेल खेल रही है। ये पूरा जो खेल है अब एक व्यापार में बदल चुका है, और ये एक बिजनेस बन चुका है। और ये जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये इस वैक्सीन के नाम पर वैक्सीन के रिलीज होने से पहले ही हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा चुकी होंगी। और भारत में तो हालात ये हैं कि वैक्सीन को छोड़कर कोरोना से 99.9% तक लड़ने का दावा करने वाले साबुन बाजार में आ चुके हैं, डिस्टेंपर बाजार में आ चुके हैं, पेंट्स बाजार में आ चुके हैं, टॉयलेट क्लीनर्स तक, ये सब बाजार में आ चुके हैं। यानी वैक्सीन नहीं आई, लेकिन इसके अलावा सब कुछ आ चुका है जो ये कह रहा है कि इससे कोरोना आपके आसपास नहीं आएगा। जैसा हम आपको बता रहे हैं, पेंट भी आ चुके हैं, बहुत सारा सामान आ चुका है। यानी बाजार आपके डर का बहुत अच्छी तरह से दोहन कर रहा है, और आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं है। अब बाजार में जिस कदर आपने देखा होगा हैंड सैनिटाइजर्स बिक रहे हैं, जिस तरह का और बाकी का सामान बिक रहा है, सब कुछ, सारी चीजें, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाली अलग अलग दवाइयां, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाला अलग अलग सप्लीमेंट्स, ये सब कुछ एक व्यापार में बदल चुका है, एक बिजनेस में बदल चुका है। और इसे कहते हैं डर का व्यापार। लोगों को डराया जाए और फिर उनसे पैसा वसूला जाए। ये सबसे बड़ा व्यापार होता है पूरी दुनिया का, और इसका हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार डर खत्म भी होने लगता है, और कई बार जो जनता होती है वो डर से थकने लगती है। जैसा कि भारत में आपको दिख रहा है, अब ऐसा लगता है कि भारत के लोग शुरू में तो बहुत डरे, डर चारों तरफ फैल गया, लेकिन अब भारत के लोग डरते डरते थक चुके हैं।
सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि रात में जलती चिताओं की जिन तस्वीरों को देखकर लोगों को डरना चाहिए, शमशान घाट में जिस वेटिंग लिस्ट को देखकर लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि अब मोक्ष प्राप्ति के लिए भी वेटिंग लिस्ट है और लोगों को सावधान हो जाना चाहिए था, उसके प्रति सब लापरवाह बने हुए हैं। इस लापरवाही ने कैसे दिल्ली को एक बार फिर मई और जून वाली स्थिति में पहुंचा दिया है, उस पर हमने आज एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो लोग कोरोना के मरीज हैं, शिकार हुए हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। यह रिपोर्ट देखकर आपको यह समझ आ जाएगा कि दिल्ली में इस समय हालात कितने नाजुक हैं, कितने खतरनाक हैं, और यह देखकर आप ये मत सोचिएगा कि ये हालात और ये स्थिति आपकी नहीं हो सकती। कोरोना काल पहले ही देश के लिए जी का जंजाल बना हुआ है और अब ये बदहाली, बदहवासी, मौत और कर्ज के जाल में लोगों को जकड़ने लगा है। 16 तारीख की एडमिट कब से? 16 को ही हो गई है, रात को 12 बजे। जो जिंदा बच गया उसे कर्ज का बोझ मार रहा है और जो जिंदा बचने की कोशिश में अस्पताल पहुंच गया उसे सिस्टम एक गुमशुदा लाश में बदल रहा है। अस्पतालों के पास ना इलाज है, ना लिहाज है और ना ही इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज है। इस अस्पताल से 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले सुरेश राय संक्रमण की आशंका के बाद जीटीबी अस्पताल में भर्ती तो हो गए, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो एक लापता लाश में बदल गए। अस्पताल दावा करता रहा कि सुरेश कोविड वार्ड से भाग गए हैं, लेकिन 2 दिन की तलाश के बाद उनकी लाश किसी और मंजिल पर मिली। मॉर्निंग जब आके 7 ओ क्लॉक हमने यहाँ पता किया कि हमारे पेशेंट का स्टेटस क्या है। एट दैट टाइम उनका कहना है कि आपका पेशेंट जो है वो रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में एब्सकॉन्ड हो गया, जो कि हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की ढूंढने की, अपने घर पे भी पता किया, सारा जगह पता, क्योंकि मेरा घर यहाँ से हार्डली 100 मीटर्स की दूरी पर है, बट वो कहीं नहीं मिले। हम लोगों ने इनको पूछा कि इन्होंने बोला हम लोग सर्च कर रहे हैं, बट वो नहीं मिल रहे हैं। कल भी जब हम उनको सर्च कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तब कल जाके दोपहर में करीब 2:30-3 बजे करीब हमको बताया गया कि एक डेड बॉडी मिली है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। वो आइडेंटिफाई जब हुए तब वो मेरे फादर ही थे। सुरेश राय 11 नवंबर को इस अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनके घर वालों को बताया गया कि उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। इस बीच वो सिर्फ बाथरूम तक गए और जीवित नहीं लौटे। संगम विहार में रहने वाले बुजुर्ग घनश्याम ने 10 नवंबर को अपनी बेटी आरती को इस अस्पताल में भर्ती कराया था। आरती भी कोरोना का शिकार थी। 13 नवंबर तक घनश्याम की अपनी बेटी से बात होती रही, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई। आरोप है कि आरती 3 दिन तक अस्पताल में भूखी प्यासी भटकती रही, क्योंकि उसका वार्ड अचानक बदल दिया गया था। जब एक गार्ड ने बदहाल हालत में रोते हुए आरती को देखा, तब अस्पताल ने इसकी जानकारी घनश्याम को दी। मैं खुद ढूंढता रहा कि मेरे सारे उनके जितने भी इनके वो डिटेल है, के ये देखिए सर, सारे इनके अंदर के डिटेल है, ये फोन नंबर, ये सारे उनका अंदर में परेशान रहा के, और इनके कंट्रोल रूम तक भी गया, उनको भी नहीं पता चला कि लड़की कहाँ है के। गार्ड से मैं बड़ा मुश्किल से मैं गार्ड को पैर हाथ जोड़ा, तब वो पता किया पूरे में, तब जाके मिला मेरे को MCR बिल्डिंग में। उसमें कोई चीज सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये कहानी 1 या 2 परिवारों की नहीं है। जो मरीज अस्पताल में कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, उनके घर वाले बाहर आधी अधूरी व्यवस्थाओं और सरकारी तौर तरीकों से जूझ रहे हैं। तो मतलब अटेंडेंट क्या करे, हम लोग पूरी रात यहाँ पर खड़े रहते हैं। हमें 9 दिन हो गए हैं, हम लोग यहाँ सर्विस रोड पे गाड़ी लगाकर गाड़ी में बैठे रहते हैं कि शायद अपनी माँ से एक बार बात हो जाए। शिकायत यह है कि जब तक घर वाले मरीज से उसके फोन पर बात करते हैं तो नेटवर्क में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन जब मरीज के पास मोबाइल फोन नहीं होता तो जिन हेल्पलाइन नंबर्स के विज्ञापनों से दिल्ली इस समय पटी पड़ी है, उसका नेटवर्क नहीं मिलता है तो कोई फोन नहीं उठाता, और जो फोन उठाता है उसके पास कोई जानकारी ही नहीं होती।
4 दिन से हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। फोन मिला के दुखी हो रहे हैं। उन्होंने इनके अंदर के फोन ये उठा नहीं रहे हैं, जो वार्ड के नंबर है। रिसेप्शन पे करते हैं, ये कोई जवाब नहीं देते हैं कि हम क्या करें, वार्ड के नंबर खराब है। तो पहली बात तो फोन कोई उठाता नहीं है, दूसरी बात उठाता तो कहता कि मुझे भी नहीं मालूम, आप प्लीज करिए, आप ये नंबर नोट कीजिए, ये नंबर नोट कीजिए, ये नंबर है। कोई फोन पिक नहीं कर रहा। देखो अभी मैं सेकंड कॉल मिलाता हूँ, वो भी पिक नहीं करेंगे सर। सारे फ्रॉड है, कोई पिक नहीं करता फोन। पेशेंट का पता नहीं होता, 32 घंटे बाद कहते हैं कि गुमशुदा की तरह बोल देते कि हमें नहीं मालूम क्या है, कहाँ पे पेशेंट है। नहीं, हॉस्पिटल लेवल में तो कोई ऐसी समस्या नहीं है ना। हॉस्पिटल लेवल में परेशानी है। पेशेंट अगर अपने आप में परेशान है या होने के बाद डर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप भी मार्केट जाते हैं, आप लोगों ने इतनी स्थिति देखी होगी इस फेस्टिवलों में, पब्लिक बेधड़क घूम रही है और जब हो जाता है तब पैनिक हो जाती है शायद। आई थिंक ये थोड़ा सिचुएशन मैंने नोट किया है लोगों में, ये देखा है। 2644 2644 एक्स्ट्रा कोविड बेड्स ऐड होंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। साथ में ही 42 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू का 80% बेड्स को रिजर्व किया गया है। अस्पतालों में मरीज गुमशुदा लाशों में बदल रहे हैं, तो जिन शमशान घाटों पर जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, वो शमशान घाट अपनी क्षमता खोने लगे हैं। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में होने वाली मौतों का आंकड़ा पिछले दिनों 100 से ज्यादा हो गया था। कोरोना से पहले दिल्ली में हर रोज औसतन 250 से 300 लोगों की मृत्यु होती थी। शमशान घाट इसके लिए पर्याप्त थे, लेकिन अब दबाव बढ़ता जा रहा है। 1:45 बजे से हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं और करीब 1 घंटा हो चुका है, 1.25 घंटा करीब हो चुका है और अभी भी हमारा नंबर आया नहीं है। करीब 3 लोग अभी भी हमसे आगे हैं। यहाँ पे लगभग मुझे उनको लाए हुए 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे से हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। यानी पहले मरीज अस्पताल में इलाज के लिए घंटों और दिनों तक इंतजार करते हैं और अगर कोरोना से जंग न जीत पाए तो फिर मोक्ष के लिए भी इंतजार खत्म नहीं होता। देखिए, हमारा नगर निगम का जो निगम बोध घाट है वो हमारा बहुत प्रतिष्ठित शमशान घाट है और लोगों की बड़ी आस्था है। वहाँ पे 104 प्लेटफॉर्म है, 6 हमारे सीएनजी के हैं, तो हमने 104 जो प्लेटफॉर्म है उनको 2 हिस्सों में बांट दिया है। 52 कोविड वाले कर दिए हैं, 52 नॉन कोविड वाले कर दिए और सीएनजी पे टोटल कोविड वाला कर दिया है, ताकि जिनके परिजनों की दुखद मौत हो रही है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अब आप एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कोई मरीज खुशकिस्मत निकला, उसे प्राइवेट अस्पताल में बेड भी मिल गया, इलाज भी हो गया और जान भी बच गई। लेकिन ये इलाज जिस कीमत पर होता है वो अच्छे खासे व्यक्ति की भी कमर तोड़कर रख देता है। ये अश्वनी तयाल है, जिनके 67 वर्षीय पिता कोरोना से संक्रमित होने के बाद दिल्ली के साकेत में मैक्स अस्पताल में 24 अक्टूबर को भर्ती हुए। 7 नवंबर तक इनके पिता के इलाज का बिल 22,75,726 रुपए तक पहुंच गया। अश्वनी तयाल ने जब इसकी शिकायत ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से की तो इस बिल को रिवाइज किया गया और नया बिल बना 14,50,876 रुपए का। इस बिल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन फीस थी 11,000 रुपए, डॉक्टर की 14 दिनों की कंसल्टेंट फीस थी 45,500 रुपए, 14 दिन की दवाओं की फीस थी 5,91,340 रुपए, 14 दिनों की इन्वेस्टिगेशन फीस थी 2,85,115 रुपए, रूम रेंट था 1,95,750 रुपए, 14 दिन की मेडिकल कंज्यूमेबल फीस जिसमें पीपीई किट्स, ग्लव्स, मास्क, सिरिंज वगैरह शामिल होते हैं, उनका बिल बना 1,14,000 रुपए। इक्विपमेंट फीस लगाई गई 93,240 रुपए। अन्य चार्ज 98,570 रुपए लगाए गए। प्रोसीजर्स फीस 15,550 रुपए रही। एडवांस जमा कराए गए थे 1 लाख रुपए। ऐसे में 7 नवंबर तक बिल की राशि बनी 14,50,876 रुपए। सेकेंड डे जो सबसे बड़ा मेरे को शॉक लगा, सेकेंड डे जो बिल आया 27 को मेरे पास मैसेज आया 5,13,019 रुपीज का। तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ इन 2 days बिल वॉज 5,13,000। अब अगर आप ये सोचिए कि जब 2 दिन का बिल अगर 5 लाख का है, अगर मैं उसको मैं मान के चलता हूँ कि 30 days में अगर ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो अनप्रिडिक्टेबल है, अगर मैं उसको 30 से मल्टीप्लाई करूं तो 2,50,000 इंटू 30 इट कम्स टू 75 लाख।
दिल्ली सरकार ने 20 जून को कोरोना का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के बिलों को काबू करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 60% बेड्स के कोरोना पैकेज पर कैप लगाने का आदेश दिया था। इसके मुताबिक दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल कोरोना के सामान्य रोगी जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत हो उनका एक दिन का अधिकतम पैकेज 10,000, गंभीर रोगी जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है उनका अधिकतम पैकेज 15,000 और गंभीर रोगी जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है उनका अधिकतम पैकेज 18,000 रुपए तक ही हो सकता है। दिल्ली सरकार के इस आदेश में कहा गया था कि मरीज से पीपीई किट, ग्लव्स और सिरिंज का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन त्याल परिवार का बिल देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन जब हमने मैक्स अस्पताल से इस बारे में जवाब मांगा तो उन्होंने अजीबोगरीब बात कही। मैक्स अस्पताल ने कहा कि अश्वनी तयाल ने अपने पिता के लिए जो हॉस्पिटल बेड चुना वो उन 40% बेड्स में से एक था जिन पर कोई कैप नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भला कोई मरीज या उसका परिवार महंगे बेड को जानबूझकर क्यों चुनेगा? अश्वनी तयाल ने किसी तरह से ये बिल तो चुका दिया, लेकिन परेशानियां यही खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम किया तो ये क्लेम अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनी के झगड़े में फंस गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद ये विवाद सुलझ गया और इंश्योरेंस कंपनी ने भरोसा दिलाया कि क्लेम की रकम जारी कर दी जाएगी। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं होती। अगर आप बिल चुकाने में सक्षम भी हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको अस्पताल में बेड मिल ही जाएगा। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिलाकर अभी 7,500 से ज्यादा बेड्स उपलब्ध हैं। मैंने देखा है ज्यादातर प्रॉब्लम आ रही है आईसीयू बेड्स में। नॉर्मल सिंपल बेड्स हैं उनमें इतनी प्रॉब्लम है नहीं। आईसीयू बेड्स में हम चाहते हुए भी कम से कम 1, 2, 3 लोगों को हम बोलते हैं कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि हमारे बेड नहीं है। दिल्ली में चिताएं रात में जल रही हैं और मोक्ष पाने के लिए वेटिंग लिस्ट है और जिनको किसी तरह से इलाज मिल रहा है उन्हें इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कोरोना से बचने पर उन्हें अस्पताल का बिल मार नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन सारी बुरी तस्वीरों के बावजूद अच्छी बात यह है कि अब सिर्फ कुछ ही महीनों की बात है, भारत के लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन अब बहुत जल्द मिलने वाली है। और भारत के स्वास्थ्य मंत्री, आपको याद होगा कल उन्होंने जी न्यूज को यह बताया है कि भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन अगले साल के शुरुआत में ही, हो सकता है जनवरी या फरवरी तक वो वैक्सीन तैयार हो जाएगी और अगले साल जुलाई तक भारत के लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच भी जाएगी। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जब 1 साल आपने निकाल लिया लगभग, तो अब कुछ महीनों की बात और बची है, कुछ महीने, कुछ दिन की बात है। बस थोड़े दिन और अनुशासन में रहना सीख लीजिए और आप अगर कुछ महीने और अनुशासन में रहे, कुछ महीने और आपने मास्क के साथ बिता लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिता लिए, तो उसके बाद आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देश को कोरोना वैक्सीन के बारे में एक नई जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि वो आज कोरोना टीकाकरण की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए हैं और इस मीटिंग में कोरोना वैक्सीन के विकास, उसके नियंत्रण और उसे लोगों तक पहुंचाने के विषय पर जानकारी उन्होंने ली है और कोरोना वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और तैयारी का भी उन्होंने मूल्यांकन किया है। ऐसा उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर पर लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां कुछ ही महीनों में भारत में निर्मित वैक्सीन हमारे पास होगी और जो विदेशों में जो वैक्सीन बन रही हैं उनसे भी लगातार बातचीत भारत सरकार की हो रही है। वो वैक्सीन भी भारत में आ जाएंगी और अब इस बात की तैयारी चल रही है कि जब ये सारी वैक्सीन यहां होंगी तो उन्हें लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसकी योजना और उसका पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है। आपको बस इतना करना है कि जब तक ये वैक्सीन आए तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। इस अनुशासन को आप कैसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं, इसके लिए आज हमने एक प्रयोग किया। हमारी टीम 2 डॉक्टरों के साथ दिल्ली की सड़कों पर निकली और जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे
उनसे हमने बात की और हमारे साथ मौजूद डॉक्टरों ने खुद लोगों को समझाया कि इस वायरस को लेकर ईमानदारी बरतना क्यों जरूरी है। लेकिन इस दौरान हमारी टीम ने जो देखा वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था। उसकी एक झलक आज आप सबको, पूरे देश के लोगों को देखनी चाहिए। कोई जरूरत ही नहीं है मास्क की, बल्कि मास्क तो हमारे को 50 बीमारी और क्रिएट करेगा। वो थोड़ा भूल गए ना थोड़ा घर पे, उसकी वजह से सांस लेने में वैसे दिक्कत होती है थोड़ी। हम इस समय शाहदरा के इलाके में हैं और डॉक्टर सुनील हमारे साथ में है, अनुश्री हमारे साथ में है डॉक्टर। तो अभी हम बात करेंगे, कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं या लगा रहे हैं तो प्रॉपरली नहीं लगा रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाते? थूका था ना, अभी थूक आ रहा था, अब मास्क में तो थूक नहीं सकते सर जी। तो यहाँ वैसे भी सड़क पे थूक नहीं सकते मना? हाँ जी। इतने सारे लोगों को बिठाते हैं, उनके साथ चलते हाँ जी, हाँ जी। नहीं लगाएंगे इस तरह से तो हमें भी तो बीमारी लग सकती है सर जी। आपको मालूम है ना? हाँ जी, हाँ जी। मास्क जब पहनोगे नाक, आपका मुंह और चिन वाला पार्ट पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब आपको थूकना है तो इसको साइड में जाके थूकिए ना, रोड पे थूक रहे हैं लोगों को और इन्फेक्शन होगा। नहीं, गलत बात है, ऐसे पब्लिक प्लेस पे थूकना। गलती हुआ। हाँ जी। आप मास्क नहीं पहनना पसंद करते? नहीं सर, मैं एक्चुअली सांस का प्रॉब्लम है मेरे को इस वक्त में। अच्छा, तो आपके लिए तो और डेंजरस है, यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम है आपको, कोरोना हो सकता है। नहीं, इस कर सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, आपके लिए सॉरी हो जाएगा। तो अगर वो खुद को नहीं बचाना चाहते हैं तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए, और प्लस हो सके तो अगर कोई उनका करीबी है उसको कम से कम मतलब बोल दें कि प्लीज इन्हें बोलिए कि ढंग मतलब मास्क वगैरह इस्तेमाल करें। मास्क के बिना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए बिना यहाँ चल रहे हैं और बैठे हुए बसों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को मतलब अवेयरनेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मास्क अभी साहब भोजन करके आए। नहीं, कहाँ से आए? अभी इटावा से हम आए। भोजन करके तो काफी देर हो गई होगी आपको बैठे हुए यहाँ। तो अभी साहब ने बातचीत करनी नहीं समझते आप? ठीक है। मास्क नहीं लगाना चाहते आप? लगाना चाहते हैं साहब। तो क्यों नहीं लगाया? तो भोजन करके आ रहे हैं अभी। खाना खाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मास्क लगाने में? नहीं। तो क्यों नहीं लगाया आपने? हाँ, आप खुद को नहीं लगा रहे हो मास्क, ठीक है, वो ठीक है। बाकी लोग आपके पास आ रहे जा रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, आप ऐसे पब्लिक प्लेस पे बैठे हो, 50 लोगों को आप इन्फेक्ट करोगे। आपको लगता है मास्क नहीं लगाना? कोई जरूरत ही नहीं है मास्क की, बल्कि मास्क तो हमारे को 50 बीमारी और क्रिएट करेगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं यहाँ रुक रहा है, बैक्टीरिया जो हम छोड़ रहे हैं यहाँ रुक रहा है, इन्हें हाइपोक्सिया वगैरह ये डॉक्टर मेरे से बेहतर जानते हैं। के दिमाग में मिथ पैदा हुआ है, ठीक है, गलत चीजें आपने सीख रखी है, उनको सुधार करने की जरूरत है। नहीं तो आप एक सुसाइड बम है, इतने सारे लोगों के लिए सुसाइड बम की तरह काम करोगे। डॉक्टर आपको क्या लगा, क्या है इसकी मेन जड़ क्या है? जिस तरह हमने अभी ऑब्जर्व किया, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे लोगों ने एक मजाक बना रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो बिल्कुल नहीं हो रही। मैंने आज रूट लेवल पे जो ऑब्जर्व किया है वो यही है कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस की कमी है, साथ में मिसकंसेप्शंस इतने ज्यादा हैं, उन्हें मास्क की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, उन्हें मास्क एक बोझ लग रहा है। जो तस्वीरें अभी आपने देखी, यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है, और शायद आज आपको सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन भारत की सबसे बड़ी चुनौती भारत के अपने ही लोग हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। आप इन लोगों के बहाने सुनकर समझ गए होंगे कि लोग कैसे अब भी लापरवाह बने हुए हैं, और वो ये शायद समझ रहे हैं कि वो बहुत बहादुर हैं। ये बहादुरी नहीं है, ये कायरता है। लेकिन असल में ये लापरवाही नहीं, एक प्रकार की बेईमानी भी है। मास्क पहनकर रखना और अपने संक्रमण के बारे में ईमानदारी से बाकी के लोगों को सही जानकारी देना, यही आज सबसे बड़ी ईमानदारी मानी जाएगी। यह देश के प्रति आपका सच्चा दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, और जो इस जिम्मेदारी को नहीं समझता उसे आप परिवार, समाज और देश का हितैषी बिल्कुल नहीं मान सकते। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में जानकारी छिपाना सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए घातक है, और कोरोना पॉजिटिव हो जाने पर खुद को दूसरों से अलग कर लेना, लोगों को इस बात की जानकारी देना और लोगों को यह बताना कि वो आपसे दूर रहें, यही इस समय सच्ची ईमानदारी है।
इसलिए ईमानदार बनिए, ईमानदारी से मास्क पहनिए, ईमानदारी से सोशल डिस्टेंसिंग अपना मेंटेन करके रखिए और ईमानदारी से अपने स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी बाकी सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आरोग्य सेतु जैसे जो ऐप्स बनाए गए हैं ये सारे ऐप्स ईमानदारी पर आधारित हैं। अगर आप ईमानदारी बरतेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अपने लोगों का ख्याल भी रख पाएंगे, आप नौकरी कर पाएंगे, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, सबसे बड़ी बात आप जिंदा रह पाएंगे। और आपका ये स्वास्थ्य ही अब आपका नया पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट ना सिर्फ आपको संभाल कर रखना है बल्कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके आपको इसे हमेशा अपडेट करते रहना है। आपका हेल्थ पासपोर्ट कितना मजबूत है इसका पता आपका आरोग्य सेतु ऐप देखकर लगाया जा सकता है। आपके दफ्तर में आपके शरीर का तापमान चेक करके यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपको बुखार तो नहीं। आप इन सब पैमानों पर सिर्फ तभी खरे उतर पाएंगे जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ईमानदारी बरतेंगे। आपने ये सोचा होगा, देखा होगा, अब जब आप अपने दफ्तर जाते हैं तो पहले आपकी सेहत देखी जाती है, आपका टेम्परेचर चेक होता है। अब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो पहले आपका टेम्परेचर और आरोग्य सेतु चेक किया जाता है। एयरपोर्ट जाने से पहले आरोग्य सेतु चेक होता है और यह तय किया जाता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। कोई भी हवाई जहाज में सफर करने से पहले, ट्रेन में सफर करने से पहले सबसे जरूरी चीज है आप स्वस्थ हैं या नहीं। और यकीन मानिए आपको अब अगली नौकरी भी तभी मिलेगी जब वो कंपनी ये देख लेगी कि आप स्वस्थ हैं और इस काबिल हैं कि आप कम से कम हफ्ते में 7 में से 5 दिन 9 से 10 घंटा लगातार काम करने के काबिल हैं। आप 5 दिन हफ्ते में दफ्तर आ सकते हैं, तब आपको अगली नौकरी मिलेगी। इसलिए मानकर चलिए आगे से आप अगर फिल्म देखना चाहते हैं, आप मॉल में जाना चाहते हैं, आप हवाई जहाज में जाना चाहते हैं, बस में जाना चाहते हैं, मेट्रो में जाना चाहते हैं, किसी के घर जाना चाहते हैं, हर चीज के लिए एक ही पासपोर्ट है और वो है आपका स्वास्थ्य। लोग अपने घर में बुलाने से पहले भी आपसे ये चेक करेंगे कि आप स्वस्थ भी हैं या नहीं। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने वाली है, लेकिन अब तक आपको अनुशासन में तब तक रहना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि इस वायरस ने दुनिया के तमाम लोगों की तरह आपको भी शायद थका दिया होगा। इसे अंग्रेजी में पैंडेमिक फटीग कहा जाता है, जब आप किसी महामारी से थक चुके होते हैं। डर भी आपको अब और डराता नहीं है, लेकिन अभी इस थकावट से हारने का समय नहीं है। थोड़ा सा और समय आपको लगेगा। आपको अभी कुछ और महीने अपने आप को सुरक्षित रखना है, थकना नहीं है और इस ईमानदारी को सबसे बड़ी वैक्सीन मानकर अभी आपको चलना होगा। यह ईमानदारी ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे अपने मोबाइल फोन, अपने ईमेल आईडी या फिर अपने लैपटॉप का पासवर्ड बता सकते हैं? आप में से ज्यादातर लोग बताएंगे नहीं, लेकिन वैसे आप में से बहुत सारे लोगों के पासवर्ड हम बिना पूछे ही पता लगा सकते हैं। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के 25 लाख से ज्यादा लोगों का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। यानी आप में से कई लोगों के मोबाइल फोन, ईमेल आईडी और लैपटॉप तो इस पासवर्ड से ही खुल जाएंगे। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। नॉर्डपास नामक एक पासवर्ड मैनेजमेंट कंपनी ने वर्ष 2020 के सबसे कमजोर पासवर्ड्स की लिस्ट जारी की है। यह आपके काम की खबर है, क्योंकि आप सब मोबाइल फोन में पासवर्ड डालकर रखते हैं, लैपटॉप में पासवर्ड डालकर रखते हैं और आजकल जितनी भी बड़ी ऐप्स हैं, चाहे आपका ईमेल आईडी हो, सब में आपका पासवर्ड होता है। इसलिए आपके बहुत काम की खबर है, ध्यान से सुनिएगा। ये वर्ष 2020 के 10 सबसे कमजोर पासवर्ड्स हैं और आपको इन्हें आज ध्यान से देख लेना चाहिए। चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए और आप ये भी देखिए आप में से कितने सारे लोगों के पासवर्ड यही हैं जो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। पिछले कई वर्षों की तरह इस साल भी 1 2 3 4 5 6 ये सबसे कमजोर पासवर्ड की लिस्ट में पहले नंबर पर है। अब आप सोच लीजिए आप में से कितने लोगों का पासवर्ड ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो सबसे खराब पासवर्ड है, कमजोर पासवर्ड है, वो है 1 से लेकर 9 तक की गिनती, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दूसरे नंबर का सबसे कमजोर पासवर्ड है। तीसरे नंबर पर है पिक्चर 1। बहुत सारे लोग पिक्चर 1 लिख देते हैं और इसी को अपना पासवर्ड बना लेते हैं। देखिए, पिक्चर लिखकर और 1 डिजिट। बहुत से लोगों ने पासवर्ड की स्पेलिंग यानी पासवर्ड PASSWORD
ये इसको अपना पासवर्ड बनाकर रखा हुआ है। और कई लोगों ने 123 को अपना पासवर्ड बनाया है। ये पूरी लिस्ट लगातार आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि भूल कर भी ऐसे कमजोर पासवर्ड्स का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि एक कमजोर पासवर्ड आपकी हर निजी जानकारी को इंटरनेट पर लीक कर सकता है। ऐसे में आपको कंप्यूटर या फोन पर पासवर्ड बहुत सोच समझकर रखना चाहिए। और पासवर्ड चुनने के कुछ आसान तरीके हैं। आज हम आपको वो आसान तरीके भी बताना चाहते हैं। अब आप नोट कर लीजिए या ध्यान से सुनिए। अलग अलग वेबसाइट्स पर एक ही यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल आपको कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा पासवर्ड बनाना चाहिए जिसका अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल हो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर पाएं। संभव हो तो अपने पासवर्ड में हैश, डॉलर, परसेंटेज या फिर स्टार या एस्ट्रिक के साइन का इस्तेमाल करें। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। एक पासवर्ड में नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स, ये तीनों मिक्स होने चाहिए। आप अगर अपने पासवर्ड को कहीं लिख कर रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करना भी आपके डेटा और निजी जानकारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपके फोन या कंप्यूटर का पासवर्ड आपके घर की चाबी की तरह। आप सोचिए, आप अपनी गाड़ी की चाबी, अपने घर की चाबी, अपनी तिजोरी की चाबी कितना संभाल कर रखते हैं, लेकिन क्या उतना ही संभाल कर पासवर्ड को भी रखते हैं? जिस तरह आप किसी चोर को अपने घर की चाबी कभी नहीं देते, उसी तरह इंटरनेट पर एक्टिव हैकर्स को अपना पासवर्ड भी कभी नहीं देना चाहेंगे। इसलिए जरूरी है आप अपना पासवर्ड बनाते समय सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि आपका पासवर्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आप इंटरनेट पर उतने ही ज्यादा सुरक्षित रह पाएंगे। अब यहां हम 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको आईफोन बनाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल की बेईमानी वाली बैटरी के बारे में बताएंगे। एप्पल पर यह आरोप लगा है कि उसने अपने मोबाइल फोन्स को जानबूझकर स्लो कर दिया और इस वजह से यूजर्स के मोबाइल फोन्स की बैटरी जल्दी खत्म होने लगी। यह पूरा घोटाला क्या है, इसे आप बैटरी घोटाला भी कह सकते हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार,
दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपका मोबाइल फोन स्लो हो गया है और कई बार आपका फोन हैंग भी हो जाता होगा, या फिर 3 से 4 घंटे तक इस्तेमाल करने के बाद ही आपके मोबाइल फोन की बैटरी कमजोर होने लगती होगी, खत्म हो जाती होगी। ये सब आपके साथ, ये सारी समस्याएं आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होती होंगी। और अगर आप अपने मोबाइल फोन को लेकर सर्विस सेंटर पर जाते भी होंगे तो वहां भी उस कंपनी के लोग आपको ये कहते होंगे कि मोबाइल में सब कुछ ठीक ठाक है, आपने या तो एप्स बहुत ज्यादा डाउनलोड करके रखी हैं या फिर आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है आप जिस कंपनी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंपनी जानबूझकर आपके मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को स्लो यानी धीमा कर रही हो। और ऐसा ही आरोप आईफोन बनाने वाली मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल पर लगा है। ये वही कंपनी है जो आईफोन बनाती है और अपनी चोरी पकड़ी जाने के बाद अब एप्पल इसके लिए लगभग 837 करोड़ रुपए का जुर्माना देने के लिए तैयार हो गई है। अमेरिका के 30 से ज्यादा राज्यों ने इसे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी मानते हुए आईफोन की निर्माता कंपनी एप्पल के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी और इस जांच का नेतृत्व अमेरिका के एरिजोना राज्य ने किया और वहां की अदालत में 18 नवंबर को यह फैसला आया है। इससे पहले एक और मामले में इसी कंपनी यानी एप्पल को लगभग 3,700 करोड़ रुपए का मुआवजा अभी देना है। इस मामले में भी एप्पल पर आईफोन को स्लो करने का आरोप लगा था और यह मुकदमा अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक अदालत में चल रहा था। अब कुल मिलाकर अगर हम दोनों मामलों को देखें, दोनों जुर्मानों को अगर मिला लें तो यह कंपनी 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा देगी। दुनिया में यह स्कैंडल बैटरी गेट के नाम से अब मशहूर हो रहा है। लोग इसे बैटरी गेट का नाम दे रहे हैं और इस बात का खुलासा वर्ष 2017 में हुआ था और 3 साल के बाद अब इस पर फैसला आया है। आप इसे एप्पल की बैटरी वाली बेईमानी कह सकते हैं। वर्ष 2017 में मोबाइल फोन के प्रोसेसर की स्पीड मापने वाली एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने यह दावा किया था कि जैसे जैसे आईफोन की बैटरी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे आईफोन स्लो होने लगते हैं और इसकी बैटरी बहुत जल्द डिस्चार्ज होने लगती है और कुछ आईफोन तो अचानक बंद भी हो जाते हैं। यानी एप्पल ने खुद अपने ग्राहकों को यह जानकारी नहीं दी थी बल्कि किसी और कंपनी ने यह जानकारी लोगों तक पहुंचाई। लोगों के साथ यह समस्या पहले ही हो रही थी और लोग समझ गए कि इसमें कुछ गड़बड़ है। आप भी अगर फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। एप्पल ने जवाब में कहा कि उसने पुराने आईफोन्स को अचानक बंद होने से बचाने के लिए ऐसा किया था। हालांकि एप्पल पर आरोप है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उसके ग्राहक अपने पुराने आईफोन के बदले नया मोबाइल फोन खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, यानी पुराना फोन इतना स्लो हो जाए कि ग्राहक मजबूरी में नया फोन खरीदे और जब नया फोन खरीदेगा तो एप्पल को मुनाफा होगा। अब एप्पल ने आईफोन को स्लो करने के लिए माफी मांगी है और उनकी बैटरी को कम कीमत पर रिप्लेस करने के लिए भी अब कंपनी तैयार हो गई है। मोबाइल फोन को धीमा करने के आरोप सामने आने के बाद फ्रांस की सरकार भी एप्पल पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। आजकल किसी भी व्यक्ति के लिए मोबाइल फोन का स्लो होना, अचानक बंद होना या उसकी बैटरी डिस्चार्ज होना किसी बड़ी मुसीबत के जैसा है। आपको भी दिन भर इस बात का डर सताता रहता होगा कि कहीं बीच में ही आपके मोबाइल फोन की बैटरी समाप्त ना हो जाए, डिस्चार्ज ना हो जाए, कहीं बीच में आपका फोन बंद ना हो जाए या कहीं आपका फोन स्लो ना हो जाए। पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में लोग फोमो का शिकार हो रहे हैं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति को यह डर सताने लगता है कि मोबाइल फोन बंद हो जाने पर वो बाहर की दुनिया में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में जान नहीं पाएगा और उसे ऐसा सोचने से ही घबराहट होने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो पीछे छूट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में नोमोफोबिया यानी मोबाइल फोन की लत का असर जानने के लिए 30,000 लोगों पर एक स्टडी की गई।
इस स्टडी के दौरान 10 में से 9 लोगों ने यह माना कि मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने पर उन्हें बहुत बेचैनी होने लगती है। आप ये टेस्ट अपने ऊपर भी करके देखिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर आपके फोन की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो क्या आप भी बेचैन हो जाते हैं, आप भी परेशान होने लगते हैं? हो सकता है आप भी हर मिनट अपने मोबाइल फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस ऐसे ही देखते रहते हो। शायद आपके मोबाइल फोन की घटती बैटरी भी आपके लिए किसी बड़ी बेचैनी जैसी होगी और ऐसे हालात में आप जल्द से जल्द उसे बदलकर नया मोबाइल फोन खरीदना चाहेंगे। और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां आपकी इसी मानसिकता का, इसी कमजोरी का फायदा उठाती हैं क्योंकि वो समझ गई हैं कि अब आपको मोबाइल फोन की और इंटरनेट की लत लग चुकी है। आप सोशल मीडिया के शिकार हो चुके हैं। अब आपको हर मिनट, पूरे दिन ये नशा चाहिए। आपको मोबाइल फोन का नशा हर मिनट करना है और अब आप इस नशे के बिना रह नहीं सकते और उसी का फायदा ये कंपनियां आपसे अब उठा रही हैं। और आप देख लीजिएगा, आज जो नशा आपको फ्री में मिल रहा है, यानी जो सर्विसेज आपको फ्री में मिलती हैं गूगल जैसी कंपनियों से, ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों से, अभी आपको लगता है ये सब मुफ्त में है। ये नशा शुरू में आपको मुफ्त में दिया जा रहा है। जब आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे, जब इस नशे के आदी हो जाएंगे, तब ये कंपनियां आपसे पैसा लेने लगेंगी और तब तक आपके नशे की लत इतनी बढ़ चुकी होगी कि आप मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। एप्पल की सालाना आमदनी करीब 20 लाख करोड़ रुपए है। आपने ठीक सुना, 20 लाख करोड़ रुपए सालाना आमदनी। और एप्पल को 4,500 करोड़ रुपए का मुआवजा देने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि कमाई इतनी ज्यादा है, यह तो उसका छोटा सा हिस्सा है। हालांकि पूरी दुनिया में करीब 100 करोड़ लोग एप्पल द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। एप्पल दुनिया की ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स ज्यादा कीमत चुकाकर भी लोग खरीदते हैं। महंगे दाम पर एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, महंगे दाम पर आईफोन खरीदते हैं क्योंकि लोगों को इनकी क्वालिटी पर बहुत भरोसा रहता है। और जब ये कंपनियां धोखा देती हैं, झूठ बोलती हैं, बेईमानी करती हैं, तो ये दुनिया की बड़ी आबादी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। तो आप संभल कर रहिए, सावधान रहिए। आने वाले समय में, अभी तो ये पहला चरण था जब ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने आपके जीवन को धीरे 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 अपनी मुट्ठी में ले लिया है। अब ये आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं, आपके परिवार में प्रवेश कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के परिवारों को इन टेक्नोलॉजी कंपनियों ने तोड़ भी दिया होगा। अब आप सब अलग अलग अपने अपने कमरों में कहीं कहीं बैठे हुए इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ समय बिताते हैं, अपने परिवार से दूर हो चुके हैं और आपको इसका नशा है। लेकिन इससे आप सावधान रहिएगा और मोबाइल फोन स्लो करने की ये जो नई ट्रिक इन कंपनियों को पता चली है, इससे भी आप सावधान रहिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल फोन धीमा हो रहा है, तो अमेरिका में तो इस तरह के कानून है, बाकी देशों में भी इस तरह के कानून है कि लोग शिकायत कर सकते हैं और फिर मुआवजा भी ले सकते हैं। जैसे एप्पल कंपनी अमेरिका में मजबूर हो गई हजारों करोड़ का मुआवजा देने के लिए, वैसे ही दबाव आप अपने देश में भी बनाइए। अपने देश की सरकारों को कहिए कि वो भी इसी तरह के सख्त कानून हमारे देश में बनाएं, ताकि अगर ये बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियां हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा ही धोखा करती हैं तो हम भी इन्हें अदालत में घसीट सकें, हम भी इन पर मुकदमा दायर कर सकें और हम भी इनसे मुआवजा ले सकें। अब हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी। कोरोना वायरस की खबरों ने आपको थोड़ा सा डरा दिया होगा और आपको लग रहा होगा कि आपका भविष्य अंधकार में है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि किस्मत रातों रात पलट भी सकती है। और ये कहानी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में रहने वाले एक 33 साल के व्यक्ति की है जिसका नाम है जोशुआ। ताबूत बनाकर अपना गुजारा करने वाले जोशुआ की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। इस चर्चा के केंद्र में अंतरिक्ष से आया वो पत्थर है जिसे बेचकर जोशुआ को 9 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं। ये काला खुरदुरा पत्थर 4 महीने पहले आसमान से, न जाने कहां से, आसमान से उसके मकान की छत को तोड़ते हुए नीचे गिर गया। पत्थर गिरने के दौरान इतनी जोर से धमाका हुआ कि आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह से डर गए थे। लेकिन तब यह बात किसी को पता नहीं थी कि यह पत्थर असल में एक उल्का पिंड है जो सौर मंडल में पृथ्वी की तरह ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पहले आपको इस उल्का पिंड की तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये देखिए।
Halo guys, ini ada jatuh dari langit guys, menimpa seng guys. Mungkin meteor. Ini batunya. Baru 30 menit yang lalu guys. Sekarang kita gali dulu ya guys. इंडोनेशिया में मिला ये उल्का पिंड अब अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है, जहां इस पर रिसर्च की जाएगी। इस उल्का पिंड को बेचकर करोड़पति बने इस व्यक्ति ने अपने घर के पास एक चर्च बनाने का फैसला किया है। यानी जो व्यक्ति कल तक ताबूत बनाने का काम करता था, किसी तरह अपना गुजारा करता था, वो अब चर्च बनवाएगा और इसका मकसद है भगवान को धन्यवाद देना। अब आपको रातों रात किस्मत पलटने वाले इस उल्का पिंड की 5 विशेषताएं हम बताना चाहते हैं। इस उल्का पिंड का वजन करीब 2 किलोग्राम है और वैज्ञानिकों ने इसे 4.5 अरब साल पुराना माना है। 4.5 अरब वर्ष पुराना इस उल्का पिंड की कीमत 63,000 रुपए प्रति ग्राम आंकी गई है और इंडोनेशिया के जिस व्यक्ति के घर पर यह उल्का पिंड गिरा, उसे इसके बदले 9 करोड़ 80 लाख रुपए मिल चुके हैं। ये पैसे इतने हैं कि इन्हें कमाने के लिए इंडोनेशिया के इस व्यक्ति को 30 साल लग जाते, लेकिन अचानक भगवान की ऐसी कृपा हुई और इसे आप वाकई में कह सकते हैं, जिसको कहते हैं कई बार कि छप्पर फाड़ कर देना। भगवान ने वाकई छप्पर फाड़ कर दिया, क्योंकि ये पत्थर छप्पर फाड़ कर इस व्यक्ति के घर में आकर गिर गया। लेकिन जोशुआ को 30 वर्ष का समय नहीं लगा इतना पैसा कमाने में, और रातों रात एक उल्का पिंड ने उसकी किस्मत बदल दी और लगभग 10 करोड़ रुपए इस आदमी के पास आ गए। उल्का पिंड पत्थर जैसे उन टुकड़ों को कहा जाता है जो अरबों करोड़ों वर्षों से ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का चक्कर लगाते हुए हर वर्ष कई हजार टन वजन के उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए इनकी गति 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो जाती है और इतनी तेज गति की वजह से ही ये उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। लेकिन जो उल्का पिंड आकार में बड़े होते हैं, उनके कुछ हिस्से जलने के बाद भी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और ऐसा ही इंडोनेशिया में हुआ और अंतरिक्ष की इस दुर्लभ और रहस्यमयी घटना ने एक व्यक्ति को रातों रात करोड़पति बना दिया। और इस खबर को देखने के बाद आप भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगली बार ऐसा उल्का पिंड आपकी घर की छत पर गिरे, और अगर आपके घर की छत पर गिरा, ये कृपा अगर आपके ऊपर हो गई, तो आप भी रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप अपने परिवार की मदद भी ले सकते हैं। बहुत सारी लाइफलाइन हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनाम कोई नहीं है। आप सब लोग मिलकर इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था।
घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी। बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी। बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी। बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं?
तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1967 में आज ही के दिन भारत के पहले स्पेस रॉकेट रोहिणी 75 को केरल के थुम्बा से लॉन्च किया गया था और इस रॉकेट का डायमीटर यानी व्यास 75 मिलीमीटर था, इसलिए इसका नाम रोहिणी 75 रखा गया। यह एक रिसर्च रॉकेट था जिसे खास तौर पर मौसम और वायुमंडल से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए लॉन्च किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो द्वारा बनाए गए इस रॉकेट का वजन 32 किलोग्राम था। रोहिणी 75 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। वर्ष 1889 में आज के दिन अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल का जन्म अमेरिका में हुआ था। हबल ने एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी यानी आकाश गंगा से जुड़े कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों की नींव रखी। उन्होंने दुनिया को हबल्स लॉ दिया, जिसे एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स यानी लगातार बढ़ते हुए ब्रह्मांड की थ्योरी का आधार माना जाता है। अंतरिक्ष में मौजूद हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम भी एडविन हबल के नाम पर ही रखा गया था। वर्ष 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था और यह टेलीस्कोप आज भी काम कर रही है। वर्ष 1985 में आज के दिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.0 को दुनिया के सामने रखा था। माउस इनपुट पर ज्यादा निर्भर होने की वजह से इसकी उस समय काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि उस वक्त लोग माउस का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। उस जमाने में उपलब्ध बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मुकाबले विंडोज 1.0 काफी एडवांस था। इसमें मल्टीटास्किंग की क्षमता थी, यानी ये एक साथ कई प्रोग्राम्स को संचालित कर सकता था और इसने ही माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज सीरीज की नींव रखी थी। विंडोज सीरीज दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है और दुनिया के 75% से ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। और वर्ष 1984 में आज के दिन मशहूर शायर फैज अहमद फैज का निधन पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। फैज एक ऐसे शायर थे जिन्हें पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में खूब पढ़ा और सुना गया। उनका जन्म अविभाजित भारत में पंजाब के नरोवाल में हुआ था। नरोवाल वही जगह है जहां सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब है। फैज वर्ष 1942 में अंग्रेजी हुकूमत की सेना में शामिल हुए थे और आजादी के बाद सेना से इस्तीफा देकर लाहौर चले गए। सोवियत संघ ने वर्ष 1962 में उन्हें लेनिन पीस प्राइज से सम्मानित किया था। फैज अहमद फैज नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किए गए थे। बोल की लब आजाद हैं तेरे और हम देखेंगे जैसी नज्मों ने फैज को अमर बना दिया। हालांकि फैज की नज्म हम देखेंगे को लेकर भारत में पिछले कुछ समय में कई विवाद भी हुए हैं। वर्ष 1750 में आज ही के दिन टीपू सुल्तान का जन्म कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। ये जगह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। वर्ष 1782 के दिसंबर महीने में टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की जगह मैसूर के तख्त पर बैठा था। तब टीपू सुल्तान की उम्र 32 वर्ष थी। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली टीपू था। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने एक बार अपनी कटार से एक बाघ को मार गिराया था, जिसके बाद टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान का नाम मैसूर सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने और खासतौर पर रॉकेट दागने वाली तोपों का विकास करने के लिए इतिहास में दर्ज है। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने 4 बार अंग्रेजों से युद्ध किया था, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस ने कहा है। आजादी के बाद कई मान्यता प्राप्त इतिहासकारों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के आधार पर टीपू सुल्तान को महान देशभक्त बताने की कोशिश की, लेकिन इन इतिहासकारों ने बहुत चालाकी से टीपू सुल्तान के अत्याचारों को छुपा लिया। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज के एपिसोड का अंत हम फैज के एक मशहूर शेर के साथ कर रहे हैं। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। इसलिए अपने विचारों को किसी भी दबाव से हमेशा आजाद रखिए और उनका इजहार करने से कभी भी डरिए मत। नमस्कार।